आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो 5.1 जो चैप्टर है वो है ज्यामिति, यानी कि ज्यामिति जो है। तो इस ज्यामिति में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यामिति में जो पढ़ना है उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि ज्यामिति का खोज किसने किया और ज्यामिति कैसे आया, ज्यामिति जब बनाया गया तो क्यों बनाया गया, ज्यामिति का आविष्कार कैसे हुआ। चलिए तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ज्यामिति जो है वो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ज्यामिति जो है ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, और वो ज्यामिति जो है दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। और ज्यामिति में जियो और मेट्रिन से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी कह सकते हैं। जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी आप कह सकते हैं। और जो बगल में यहाँ पर मेट्रिन लिखा हुआ है, मेट्रिन का अर्थ होता है मापन। यानी कि अगर देखा जाए जियो और मेट्रिक को मिलाकर अगर बात किया जाए तो जियोमेट्रिक का मतलब होता है भूमि का मापना। ठीक है, तो ये जो है जियोमेट्री का, जिन्होंने इसका खोज किया, गणितज्ञ, जिस गणितज्ञ ने इस ज्योमेट्री का खोज किया उनका नाम था यूक्लिड, जिसको हम क्या कहते हैं, यूक्लिड का विभाजन या यूक्लिड का ज्यामिति। पता ना, हम लोग आप लोगों को बताए हुए थे कि यूक्लिड भी चैप्टर पढ़ना है। तो यूक्लिड में हम लोग यही चैप्टर पढ़ना था और 10th में पढ़ना है। तो यूक्लिड जिसने ज्यामिति का खोज किया, जिसने ज्यामिति को बनाया, खोजा, उनका नाम था यूक्लिड। और उन्होंने अपने नाम पर इसको रख दिया यूक्लिड ज्यामिति। ठीक है, तो आप समझ गए ज्यामिति का मतलब, यानी कि जियोमेट्री का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या जमीन या भूमि कह सकते हैं, और मेट्रिन का अर्थ होता है मापने वाला। यानी कि आप समझ गए कि भूमि को मापने के लिए जो थीसिस, जो यंत्र का आविष्कार किया गया, बनाया गया, उसी को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। यह लगभग आज से 3000 वर्ष पूर्व इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया गया था। खासकर इसका उपयोग जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो 3000 वर्ष पहले की जो थी हिस्ट्री हमारी, उस समय इसका उपयोग जियोमेट्री का उपयोग किया गया था। ठीक है, 3000 वर्ष पहले इसका उपयोग करने वाले जो व्यक्ति थे यूक्लिड थे। तो चलिए हम समझ गए जियोमेट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है और जियोमेट्री का मतलब क्या होता है और किसने बनाया है, ये हम लोग समझ गए। अब इसके बारे में क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा। चलिए, तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हम लोग का पढ़ना जो है, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का पढ़ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला का पहला विकल्प में अगर हम देखते हैं, पहला का अगर पहला विकल्प देखा जाए यहाँ पर तो क्या कहता है, पहला का पहला विकल्प कहता है कि एक बिंदु से होकर, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बात सत्य है या असत्य है, इसको हमको बताना है कि कैसे सत्य होगा। कह रहे क्वेश्चन में एक बिंदु से होकर सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन है, ये बात सही है या गलत है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि एक बिंदु से एक ही रेखा नहीं खींचा जा सकता है। एक बिंदु से अनंत रेखा हम लोग खींच सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर ले लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट हम ले लिए, ठीक है, एक हमने यहाँ पॉइंट लिया और इस पॉइंट से हम देखिए अनेकों रेखा आप खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे, अब यहाँ से हम अनेकों रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग अनेक रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं, इसमें अनगिनत रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए जो क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है
वो विकल्प जो है फर्स्ट नंबर जो कह रहा है कि एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो इसको हम लिख देंगे क्या है, ये जो है असत्य है। ठीक है, क्या है? असत्य है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, बात समझ गए? अब चलिए दूसरा क्या कहते हैं, कहता है का दो बिंदु, क्या कहता है का दो विभिन्न बिंदुओं को लेकर उसे कितने रेखाएं खींची जा सकती है? जरा ध्यान दें, कहता है का दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ध्यान देंगे, दो भिन्न बिंदु का मतलब होता है अलग अलग बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलग अलग बिंदु होना चाहिए। बात ध्यान दीजिएगा, दो भिन्न बिंदु का मतलब होता है अलग अलग बिंदु होना चाहिए। सपोज डैट, मान लीजिए हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया, ठीक है, और दूसरा हमने क्या ले लिया, यहाँ ले लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम दो बिंदु ले लिए हैं। कहता है इन दोनों बिंदुओं से अनगिनत यानी कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है कि नहीं? तो ये भी गलत है, क्योंकि असंख्य रेखाएं खींची नहीं जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची नहीं जा सकती है। सिर्फ इससे केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ से हम ले ले, देखिए ऐसे, ये जो है देखिए ऐसे, इस रेखा को हमने क्या किया, दो बिंदु से होकर गुजार दिया, लेकिन अब दूसरा रेखा ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजर जाए। ऐसा कोई रेखा? यदि वो रेखा होगा तो संपाती होगा, इसी पर ओवरलैप होगा, तभी हम इसको खींच सकते हैं। लेकिन असंख्य नहीं खींच सकता, असंख्य का मतलब अनगिनत नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, और मान लीजिए खींचना ही होगा तो अब एक रेखा से ऐसे 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 खींचना है। अब बताइए, इसको जब खींच कर ले जाए तो इधर चला जाएगा, यहाँ का थोड़ा जाएगा, इस बिंदु पर का थोड़ा कर मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी जो है असत्य है, ये खींचा नहीं जा सकता। यानी कि आपका 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है असत्य है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बात ध्यान दीजिए, कह रखा एक शांत रेखा है, उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये सही है या गलत है? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि एक शांत रेखा को कैसे हम लोग, चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग शांत रेखा का। अब बात करें शांत रेखा, तीसरा नंबर क्वेश्चन की चर्चा हम लोग जब करते हैं, ध्यान दीजिएगा, शांत रेखा। अब यहाँ पर ले लिए हमने एक रेखा, देखिए यहाँ पर हम एक रेखा ले लिए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शांत रेखा। क्या हो गया? इसको बोलते हैं शांत रेखा। इस शांत रेखा को हम लोग किधर भी खींच सकते हैं, कितना लंबा कर सकते, कितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है कि जब ये एक रेखा से हम लोग खींच देते हैं, अगर यहाँ पर हम तीर का निशान दे दिए, इसका मतलब हुआ कि तीर जो है सिर्फ आगे जाएगा, न कि पीछे। ये पीछे नहीं जाएगा, ये जाएगा तो सिर्फ आगे जाएगा। तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि असंख्य से खींची जा सकती है, क्योंकि जाएगा तो आगे ही जाएगा। लेकिन ये जो रेखा है, ये इसको हम इधर भी खींच सकते हैं और इसको इधर भी हम खींच सकते हैं, यानी इस रेखा को हम दोनों तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, यानी कि अनिश्चित, इसकी लंबाई जो अनिश्चित हो सकता है, इसकी लंबाई जो है बहुत अनिश्चित रूप से इसको हम खींच सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कितना? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दो वृत्त बराबर है। ध्यान दीजिए, कह रहा है दो वृत्त बराबर है। यहाँ देखिए हमने एक यहाँ पर वृत्त ले लिया, ठीक है, अब ले लिए, फिर यहाँ एक वृत्त ले लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब हमने मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन चलिए इसके बराबर खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लीजिए, देखिए अब ये कह रहा है दो वृत्त बराबर है, यानी कि जितना ये भी जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो क्या इसकी त्रिज्या भी बराबर हो सकता है? तो बिल्कुल सही बात है। अगर इसका यहाँ से अगर सेंटर ले लेते, केंद्र बिंदु ले लेते, और यहाँ से इसकी दूरी जो है अगर 5 मीटर की होती है, तो इसकी भी दूरी क्या होगी? 5 मीटर की ही होगी। ठीक है, 5 मीटर की क्यों होगी? क्योंकि इसका पूरा दूरी अगर देखा जाए
यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखा जाता है तो 10 मीटर की होगा। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या जब मापा जाता है तो वृत्त के केंद्र से मापा जाता है। वृत्त के केंद्र से मापने वाली जो न्यूनतम दूरी होता है वो हमारा त्रिज्या होता है। तो यहाँ से अगर हम माप देते हैं, यहाँ से अगर हम मापते हैं, यहाँ से और यहाँ से हम मापते हैं इधर, तो ये हो गया हमारा क्या, आर, यानी कि ये हो गया हमारा त्रिज्या। तो जितना ये होगा यहाँ से ये भी तो इतना ही ना होगा। तो जब वृत्त बराबर है तो व्यास बराबर होगा, व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर ही होगा। तो ये क्या है, ये जो है सत्य है। ये क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है सत्य है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आइए 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान देंगे हम। और है क्या, ए बी, ध्यान दीजिएगा ए बी। 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, ए बी यदि, और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कहता है यदि ए बी बराबर, ध्यान दीजिएगा ए बी बराबर पी एक्स, क्या है पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, एक्स वाई। यानी कि कहने का मतलब है किताब में फिगर दिया हुआ है, किताब में आकृति दे दिया गया है, उस आकृति को देखकर हमको बनाना है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो चलिए हम आकृति खींच लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ एक आकृति खींच लिया। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं ऐसे एक आकृति, इसको हमने ए माना और इसको हमने क्या माना, बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने ए और बी मान लिया है। अब चलते हैं एक और रेखा ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक रेखा हम ले लेते हैं पी क्यू, यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको हमने पी और इसको हमने क्यू मान लिया। चलिए एक और हम लोग रेखा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक्स वाई। आइए अब हमने एक और यहाँ रेखा ले लिया, क्या लिखा है इसका नाम, एक्स और वाई। बात ध्यान दीजिएगा, हमने 3 रेखा लिया है और है क्या, ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ये जितना है इसकी लंबाई जितनी है उसकी लंबाई भी उतनी ही है। बात ध्यान दीजिएगा, ए बी, तो ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ये और ये क्या है, बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। और पी क्यू ये ध्यान दीजिएगा, ये और ये बराबर है, ठीक है। पी क्यू बराबर एक्स और वाई, ध्यान दीजिएगा पी क्यू बराबर एक्स वाई और ए बी बराबर पी क्यू। बात ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ए बी का मान यहाँ दिया है पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है ए बी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा इसमें जो सब जो है एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, यानी इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये है। बात समझ रहे ना, इसके बराबर ये है यानी ए बी के बराबर पी क्यू है, अब पी क्यू के बराबर जो है एक्स वाई है। तो आप समझ गए, जब ये बराबर है तो इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी यह हो जाएगा। बात समझ गए ना, इसके बराबर भी यह हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो क्वेश्चन है सत्य है, ये बराबर है। बात समझ गए ना, ये बराबर है क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई है, ये सही है। क्वेश्चन जो है सही है, ये बराबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाते हैं। हाँ तो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है परिभाषित करें, इनको परिभाषित करना है। समांतर रेखाएं
लंबवत रेखा, रेखाखंड, इनको परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने से पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसको परिभाषा करते हैं। देखिए समझने पर क्या होता है कि परिभाषित करने से पहले सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है इसको समझ लेना। क्या होता है सबसे ज्यादा जरूरी है इसको समझ लेना, ठीक है। तो देखिए इसको समझते कैसे हैं, चलिए। समानांतर रेखाएं क्या होती है और किस तरह की होती है देखते हैं। समानांतर रेखाएं का मतलब, हमने यहाँ दो रेखा लेते हैं, देखिए हम दो यहाँ रेखा ले लेते हैं, और भी रेखा लेकर समझाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ देखिए हमने यहाँ एक दो रेखा ले लिया, एक रेखा मान लीजिए ए और बी ले लिया, ठीक है। एक रेखा को ए बी माना, और देखिए यहाँ पर दूसरी रेखा को हमने क्या माना, सी डी माना, सी और डी माना, ध्यान दीजिएगा। एक और हमने यहाँ एक रेखा ले लेते हैं छोटा सा ऐसे, जिसको ई और एफ माना, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इसके लिए भी हम एक लंबवत रेखा के लिए ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए ऐसे कर दिया, इसको हमने ए और बी माना। चलिए अब यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, ऐसे ले लिए, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई ठीक है। चलिए इसमें और भी फिगर बनाकर आपको हम समझाएंगे। चलिए अब इसके लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हो गया ए बी, इसको हमने ए बी मान लिया, ठीक है। अब चलिए यहाँ हमने एक बिंदु को क्या ले लिया, सी ले लिया। अब क्वेश्चन में ध्यान देंगे, देखिए हमने रेखा खींचा है, कुछ अलग अलग करके रेखा हमने खींचा है। देखिए समानांतर रेखा का क्या मतलब होता है, समानांतर रेखा वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे, क्या करे, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करे और कहीं भी जाकर न मिले, सीधे रेखा में एक दूसरे के समानांतर चली जाए। तो यहाँ देखिए हमने ए बी और बी, ए बी और सी डी और यहाँ ई एफ हमने रेखा लिया है। तो समानांतर का मतलब होता है, देखिए समानांतर माने सामने वाला होना चाहिए, आमने सामने की बात करता हो। समानांतर का मतलब होता है आमने सामने, ये नहीं कि छोटा है कि बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट आमने सामने होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ इसी को समझाने के लिए हमने यहाँ एक छोटा सा रेखा ले लिया है। देखिए ए बी जो है सी डी के समानांतर है, समानांतर है, ये ए बी के समानांतर सी डी है, यानी कि इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये समानांतर है। अब रह गया बात, ये दोनों बराबर भी रेखाएं हो सकता है। समानांतर रेखा जो होता है वो एक दूसरे के बराबर भी होता है। क्या होता है, समानांतर रेखाएं एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो रेखा है ना, जस्ट मान लीजिए इसका और ये 5 मीटर का है, ठीक है, ये 5 मीटर का है, और ये जो है ये भी 5 मीटर का है। तो देखिए ये समानांतर है तो 5-5 मीटर का है, तो बराबर भी है। क्या है, ये जो रेखा जो है बराबर भी है। एक और बात ध्यान दीजिए, इस रेखा को अगर हम मान लेते हैं 3 मीटर, ध्यान दीजिए, इस रेखा को अगर हम 3 मीटर मान लेते हैं, और बात ध्यान दीजिए, ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे के बराबर भी है और समानांतर भी है। क्या है, बराबर भी है और समानांतर भी है। अब यहाँ पर हमने एक रेखा ई एफ खींचा है, जिसका लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है। तो क्या ये ए बी के समानांतर होगा, क्या ये सी डी के समानांतर होगा? तो समानांतर तीनों एक दूसरे के हैं। ये जो रेखा है तीनों रेखा तीनों रेखा एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। क्योंकि समानांतर का मतलब होता है आमने सामने, छोटा बड़ा नहीं, आमने सामने की बात करता। तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। अगर बात किया जाए बराबर रेखा की, बराबर रेखा की बात की जाए तो ए बी बराबर सी डी होगा, लेकिन ई एफ बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसके बराबर ये कभी नहीं होगा। लेकिन समानांतर रेखा होगा। बात समझ गए, रेखा छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आमने सामने की बात हो। एक और बात ध्यान दीजिए, इस परिभाषा में कहता है कि दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे
वो समानांतर और एक दूसरे से कहीं जाकर नहीं मिले वे रेखाएं समानांतर होती है। एक और बात ध्यान दीजिए, इस बिंदु परिभाषा के अनुसार अगर देखते हैं तो अब मान लीजिए हमने यहाँ एक रेखा ऐसे खींच दिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे खींच दिया तो ये मान अब इसका हमने नाम ले लेते हैं, चलिए एक्स और वाई, इसका नाम हमने ले लिया एक्स वाई। बात ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। वीडियो भगाइएगा तो ये बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब हमने एक रेखा एक्स वाई ले लिया है, बात ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे का ई एफ के समानांतर एक्स वाई है तो ये कभी नहीं होगा। अगर परिभाषा के अनुसार चलते हैं तो परिभाषा में ये कहा जाता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे और सीधी रेखा में चलती जाती रहे। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद भी नहीं करेगा, दोनों इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, लेकिन प्रतिच्छेद करेगा नहीं। तो इसके परिभाषा के अनुसार से ये सही है। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से इधर जा रहा है ये। तो अब बताइए ये समानांतर है, ये समानांतर रेखाएं नहीं होगा क्योंकि आमने सामने ये नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस लंबवत रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लंबवत रेखा की अब हम बात करते हैं। चलिए तो अब देखिए लंबवत रेखा की बात करते हैं तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या करता हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो और क्या हो, ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा लंबवत प्रतिच्छेद करता हो, ऊर्ध्वाधर प्रतिच्छेद करता हो, यानी तो वो प्रतिच्छेद करता हो और वहां 90 डिग्री का कोण बनता हो। कितना हो, 90 डिग्री का कोण बनता हो, वह रेखा एक दूसरे के लिए लंबवत रेखा कहलाती है। बात समझिए, वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और प्रतिच्छेद बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत रेखा कहलाती है। यहाँ पर जब प्रतिच्छेद किया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रतिच्छेद ये रेखा किया है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, इसी बात नहीं है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बना है, ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी किधरों से जाइएगा तो 90 डिग्री का कोण बनना ही है, सम बनेगा ही बनेगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करे और वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वह रेखा एक दूसरे को लंबवत रेखा कहलाता है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए ऐसा है और इसको हम ऐसे प्रतिच्छेद कर दिए तो यहाँ कभी 90 डिग्री का कोण नहीं बनने वाला है, ये हो ही नहीं सकता। ये कभी यहाँ ये जो एक दूसरे ये रेखा एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद नहीं किया, जहाँ 90 डिग्री का कोण बना वहां प्रतिच्छेद किया। बात समझ गए। चलिए अब अगला पॉइंट, रेखाखंड क्या है। तो अब देखिए रेखाखंड, रेखा बात समझिएगा, यहाँ पर कर रहा है रेखा और खंड। खंड का मतलब होता है तोड़ दो, क्या होता है, तोड़ देना। खंड का मतलब होता है तोड़ देना। लोग कहता नहीं सो खंड खंड में भाग डिवाइड कर दो, खंड खंड में तोड़ दो। तो खंड का मतलब होता है तोड़ देना, रेखा का मतलब होता है कोई एक रेखा, लंबा रेखा हो छोटा रेखा हो जैसा भी रेखा हो। तो देखिए ए भी हमने एक रेखा ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ए भी हमने एक रेखा लिया और ए बी के मध्य में या कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, कहीं भी मध्य में लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए डी बिंदु, चाहे यहाँ है एफ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। तो क्या होता है, जब ए बी रेखा के बीच में कोई भी बिंदु आ जाता है, चाहे वो मिडिल पॉइंट में हो यानी बीच बिंदु बीच में हो, मध्य में हो या मध्य में नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। यानी रेखाखंड जो होता है एक रेखा का एक भाग होता है रेखाखंड, जो मान लीजिए, और यहाँ पर हमने सी बिंदु लिया है तो ए बी का भाग है ए सी, ए बी का नहीं एक टुकड़ा है ए सी है, समझ रहे ना। तो ए बी का टुकड़ा ए सी है तो ये क्या है, ये जो है हमारा ए सी और बी सी जो है एक रेखाखंड हो गया और ए बी हो गया जो हमारा एक रेखा हो गया। बात समझ गए। और भी हम लोग को पढ़ना है, चलिए देखते हैं उसको कैसे पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं, कहता है क्या, देखिए अब है वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित करना है और वर्ग का। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या को परिभाषित कैसे करेंगे, बस समझते हैं इस बात को।
देखिए हम यहाँ दो वृत्त ले लेते, चलिए एक वृत्त हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, एक वृत्त ये हो गया। और दूसरा वृत्त हमने यहाँ पर ले लिया, ध्यान दीजिएगा, हो गया, दूसरा वृत्त ले लिया। अब देखिए, अब वृत्त की त्रिज्या को डिफाइन करना है, क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या को डिफाइन करना है। वृत्त के, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की न्यूनतम दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इस पॉइंट को, इसको अगर हम वृत्त के केंद्र मान लेते हैं, और यहाँ भी अगर हम वृत्त के केंद्र मान लेते हैं, तो केंद्र से वृत्त की मापी गई न्यूनतम दूरी, देखिए केंद्र से हम इस वृत्त की दूरी माप लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से ए बी, ये जो दूरी है ओ ए और ओ बी, ये जो होता है हमारा क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग की परिभाषा, तो वैसा चतुर्भुज, वर्ग की डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिनके चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमने यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, ठीक है। और ये हमको लगता है हो गया। देखिए और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, सब 4-4 सेंटीमीटर का होगा। अब क्या है, इसको ए बी सी और डी जो है, ये जो चारों बराबर है, और प्रत्येक कोण यहाँ जो है, यहाँ जो है, यहाँ जो है, क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वैसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का डिफिनेशन जो है समाप्त हुआ। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बनाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। किसको, थर्ड नंबर क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहता है, देखिए कहता है ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, देखिए ध्यान दीजिए, ए बी एक रेखा है, क्या है, ए बी, हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को हमने ए माना और इस बिंदु को हमने क्या माना, बी माना है। तो कह रहा है ए बी एक रेखा है, तो ए बी एक रेखा है, ध्यान दीजिए, तो दो भिन्न बिंदु ए बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी विद्यमान है, तो ए बी के ए और बी के बीच स्थित है। कहने का मतलब है एक बिंदु जो है यहाँ पर सी दिया गया है, क्या दिया गया है, एक बिंदु जो है सी दिया गया है। तो कह रहेगा ए बी एक रेखा है, ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु है, क्या है, एक ऐसा बिंदु जो दिया गया है, ऐसा बिंदु जो, एक ऐसा बिंदु दिया गया है जो ए और सी के बीच में विद्यमान है। तो यही देखना है कि ये बिंदु सी बिंदु जो है मध्य में है या नहीं है, यही देखना है। ए बी के बीच में बिंदु है या कि नहीं, यही देखना है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। अगर ए, अब और देखिए, और हम ले लेते हैं ए, ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए सी प्लस सी बी होगा, ए सी प्लस बी सी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, और कहता है क्वेश्चन में कि ये जो बिंदु जो दिया गया है, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि दिए गए बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है, क्या कह रहा है, एक बिंदु सी स्थित है। ध्यान देते हैं इस बिंदु को क्या कहता है, कहता है क्या कि ए और बी, तो ए और बी हम यहाँ एक बिंदु लेते हैं, चलिए ए और बी बिंदु ले लिए। कहता है क्या इसमें एक बिंदु जो सी है जो स्थित है, बीच में स्थित है, और ए बी क्या कर रहेगा, ए सी, सॉरी क्वेश्चन दिया है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी
बराबर BC दिया है। क्या दिया है? AC बराबर BC जो है दिया है। ठीक है, तो साबित करना है, करेगा तो साबित करें। क्या करें? साबित करें कि AC बराबर 1/2 AB, ये साबित करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे साबित करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। साबित करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर दिया क्वेश्चन तो पहले से दे दिया है, AC बराबर BC दिया हुआ है, AC बराबर BC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर, तो AB बराबर AC प्लस BC, यानी कि इतना को इतना हमको ज्ञात जब करेंगे तो AC और प्लस BC, यानी इस भाग को और इस भाग को दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये तीसरा भाग यानी कि AB निकल जाएगा, निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्वेश्चन में दे दिया पहले कि AC और BC क्या है? बराबर है। AC और BC जो है क्वेश्चन में बराबर दिया है, तो AB बराबर, तो AC हमने लिखा है और AC के बराबर क्या है? BC है। AC के बराबर BC और BC के बराबर क्या है? AC है। तो BC बराबर AC हम लिख सकते हैं, यानी इसका मान जो है AC के बराबर है। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्लस AC लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, AB बराबर AC और AC मिलकर क्या हो जाएगा? 2AC हो जाएगा। तो अब देखिए AC का जब मान ज्ञात कीजिएगा तो AB बटा 2 बराबर AC हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बराबर में दिख रहा है। चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिखते हैं। देखिए, तो हम लिख सकते हैं 2AC बराबर AB, तो AC बराबर AB बाटा 2, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं, एक ऊपर से कॉमन कर लेंगे और AB ऐसे हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा प्रूफ, क्योंकि ये क्या हो गया? ये बराबर होता है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कितना? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है का AB, ध्यान दीजिएगा, AB फिर से एक रेखा लिया है A और B, तो हमने यहाँ A लिया और यहाँ B लिया। चलिए अब मिड पॉइंट में हमने C ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है का A और B के बीच एक ऐसा बिंदु है जो C है, जो A और B के दोनों के बीच में, यानी कि दोनों A और B के बीच में बिंदु जो है C लिया है। तो क्या एक और बिंदु भी हो सकता है? क्या और अन्य बिंदु भी A और B के बीच में हो सकते हैं? तो चलिए हम उसी को साबित करना है। तो चलिए हमने यहाँ एक बिंदु D ले लिया। क्या ले लिया? D ले लिया। देखिए अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है, देखिए A और B के बीच में बिंदु C है, तो क्या AB के बीच में और अन्य बिंदु हो सकते हैं? AB के बीच में अन्य बिंदु हो सकते हैं, और भी बिंदु हो सकता है। यही देखना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, यही देखना है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देंगे होगा कि नहीं होगा, इसके लिए ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ A, तो क्वेश्चन दिया है कि AB और BC के बीच में बिंदु C है। तो A और B के बीच में बिंदु जब ये C दिया है तो हम लिख सकते हैं AC बराबर, AC बराबर B और C। ध्यान दीजिएगा, AC बराबर B और C लिख सकते हैं। अब बात ध्यान दीजिएगा, फिर हम क्या लिख सकते हैं? AB बराबर, ध्यान दीजिएगा, सॉरी एक और बात ध्यान दीजिएगा, पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि A और B के बीच में बिंदु C है,
और एक और अन्य बिंदु ले लिया जाए डी, तो क्या बिंदु जो डी होगा वो ए और बी के बीच में होगा कि नहीं होगा, यही देखना है। तो जब हमने यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है ए और ए सी और बराबर डी सी, सी और बी दे दिया है, तो क्या बिंदु जो डी है वो बराबर होगा? तो चलिए देखते हैं। तो ए डी बराबर, ध्यान दीजिएगा, एडी बराबर ए सी होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कह का ए और बी के बीच में बिंदु सी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब बीच में है तो ए सी बराबर सी बी होगा। और एक और अन्य बिंदु ले लिया जाता है डी, तो ए डी बराबर बी डी होना चाहिए। और जब ए डी बराबर बी डी होगा तो ए सी बराबर भी ए डी होना चाहिए, तभी ना बराबर होगा। तो अब हम इस बात को देखते हैं कि अगर बिंदु इधर थोड़ा देखिए, बिंदु डी यहाँ पर और यहाँ पर ले लिए हैं, तो क्या ये जो रेखा है इसके बराबर होगा? यानी कि ए बी रेखा के बराबर ए डी सी होगा, ए डी होगा? कभी नहीं होगा। ये जो रेखा है बराबर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, समझे? ये बराबर नहीं होगा। ये बराबर कब होगा? जब लिखेंगे, जब यहाँ लिखते हैं कि जब, देखिए, जब बिंदु सी और डी, जब बिंदु सी और डी क्या हो? संपाती हो तो एडी बराबर एसी होगा। बात समझ गए? देखिए, बिंदु डी जो है अगर सी के ऊपर हो तो एडी बराबर एसी हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि ए सी बराबर बी डी हो तो साबित करें कि ए बी बराबर सी डी। तो एक रेखा खींचा गया है, चलिए एक रेखा हम भी खींच लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हमने यहाँ एक रेखा लंबा खींच लिया, चलिए इसको हमने ए माना और इस बिंदु को क्या मान लिया? इस बिंदु को हमने डी माना। चलिए यहाँ एक बिंदु हम ले लेते हैं क्या? बी, और यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं सी। तो कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए सी बराबर बी डी। क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ए सी बराबर बी डी क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। अब जरा ध्यान देंगे, तो हमको साबित करना है कि ए बी बराबर सी डी होता है। तो अब आ जाइए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? ए सी, अब ध्यान दीजिएगा, हमको चलिए एक और 2 तरीका बनाने का है। तो हम लोग कैसे बनाए इसको हम लोग चल, हाँ ठीक है, बनाते कैसे? 20 हम लोग ए बी ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं? ए बी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ए बी बराबर, तो हमको इतना ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी। ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। फिर अब ध्यान दीजिए, बी डी, अब हमको सी और डी ज्ञात करना है। देखिए, सी और डी ज्ञात करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको? सी और डी ज्ञात करने के लिए बी डी माइनस बी सी ज्ञात करना है। बात समझिएगा, दोनों बिंदु में यहाँ पे एक चीज कॉमन घटाया गया है। देखिए, बराबर करने के लिए यही घटाया गया है, ठीक है। दोनों बिंदु में बी सी और बी सी को घटाया गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये घटाया गया है तो ए बी और बी सी जो है क्या होगा? ए बी और सी डी जो है बराबर होगा।
ए बी और बी सी क्या होगा, बराबर होगा। अब दूसरे विधि से हम लोग बनाते हैं इसको। तो अब देखिए, अब हम इसको दूसरा विधि से हम लोग प्रूफ करते हैं। दूसरा मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब इसको हम दूसरा का विधि से साबित करते हैं। यहाँ पर दिया है, देखिए हम लिख लेंगे ए बी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, सॉरी ए सी लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम क्या, अब देखिए अब लिख लेते हैं इसको, यानी कि बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए सी बराबर बी डी, यानी कि ये बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसको लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, ए बी प्लस बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना। तो अब ध्यान दे, जब ऐसे लिख देंगे तो इसमें एक कट जाएगा। देखिए बी सी से बी सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, ए बी बराबर सी डी, जो हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या कर दिए, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।